तो डी लेयरिंग ये कहलाती है। डी लेयरिंग में जो अननेसेसरी आप समझते हैं कि यार मिडिल मैनेजर और जूनियर मैनेजर इनकी हमें जरूरत नहीं है, ठीक है, इनको हम वैसे मुफ्त की सैलरीज दे रहे हैं, तो आप उनको रिमूव कर देते हो, तो ये डी लेयरिंग कहलाता है। तो डाउन साइजिंग में आप वर्क फोर्स को रिड्यूस कर रहे हो, डी लेयरिंग में आप एक पूरी मैनेजमेंट के लेवल को रिड्यूस कर रहे हो। डी लेयरिंग अभी के लिए तो आपको होपफुली कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, लेकिन जब हम ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर पे बात करेंगे तो वहां पर मैं एक चीज रिपीट करूंगा, तो आपको बहुत अच्छे तरीके से उस चीज का आइडिया हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा आजकल जो है आउट एक और टर्म, ये एक और टर्म उन्होंने बताई भी है, आउटसोर्सिंग। के आउटसोर्सिंग क्या कहलाता है, ठीक है, आउटसोर्सिंग में क्या मतलब है, टेक्नोलॉजी की में चेंज की वजह से, कम्युनिकेशन में इंप्रूवमेंट की वजह से आजकल आउटसोर्सिंग भी बहुत ज्यादा हो रही है, ठीक है। आउटसोर्सिंग का मतलब ये होता है कॉन्ट्रैक्टिंग आउट एस्पेक्ट्स ऑफ वर्क ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रीवियसली डन इन हाउस टू स्पेशलिस्ट प्रोवाइडर, ठीक है। अब आप आउटसोर्सिंग का मतलब ये होता है कि आप अपने काम का कुछ हिस्सा जो है, जो आप पहले खुद करते थे, अब आप वो आउटसोर्स कर रहे हो, आप बाहर किसी स्पेशलिस्ट प्रोवाइडर्स को कह रहे हो कि यार अब आप मुझे वो काम करते हो, ठीक है, तो उसे आउटसोर्सिंग कहते हैं। Outsourcing is particularly common for the IT within an organization which may contract another more skilled supplier to take some or all of IT functions, ठीक है। तो ये इन्होंने कहा है कि यार आउटसोर्सिंग होती है ज्यादातर आईटी रिलेटेड चीजों में आउटसोर्सिंग होती है। आउटसोर्सिंग का मतलब होता है कि आप अपना जो वर्क है वो आउटसोर्स कर रहे हो, ठीक है। मिसाल के तौर पर आप अपना जो आईटी का काम है, जिन्होंने यहाँ पर एग्जाम्पल दिया कि जो आईटी का काम है, जो आईटी डिपार्टमेंट है ना, आपने वो अपना खत्म कर दिया और वो आपने आउटसोर्स कर दिया, ठीक है। तो आप देखते हैं आउटसोर्सिंग की क्या क्या टाइप्स होती हैं। एक होती है टोटल आउटसोर्सिंग। दिस इज वेयर द थर्ड पार्टी सप्लायर्स प्रोवाइड्स मोस्ट और ऑल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन आईटी सिस्टम्स एंड सर्विसेज। टोटल आउटसोर्सिंग में जितने भी आईटी रिलेटेड काम हैं, वो सारे के सारे आप आउटसोर्स कर देते हो, ठीक है। जितने भी आईटी रिलेटेड काम है वो सारे के सारे आप आउटसोर्स कर देते हो, ठीक है। एक कंपनी है, उसको ऑपरेट किया है उसके किसी कस्टमर ने, मिसाल के तौर पर कस्टमर ने कहा है कि आपने मेरा ये काम करना है, ठीक है। ये कंपनी है, कंपनी को कस्टमर ने कहा आपने काम करना है, कंपनी ने आगे वो काम जो है, उस काम का जो आईटी रिलेटेड हिस्सा है वो उन्होंने थर्ड पार्टी को दे दिया, क्या ये जो आईटी रिलेटेड जो इसने मुझे काम बताया हुआ है, ये तुमने करना है, ठीक है। तो टोटल में जितना भी होगा सारे का सारा वो करेगा। एडहॉक में occurs where organization needs IT support for a short period and hires an external supporter as needed on a temporary basis। एडहॉक सिस्टम में आप टेम्पररी बेसिस पे थर्ड पार्टी को हायर करते हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपने 3 मंथ्स के लिए हायर कर दिया, 2 मंथ्स के लिए हायर कर दिया, 4 मंथ्स के लिए हायर कर दिया। टोटल में ये है कि क्योंकि उस बंदे ने ही आपका आईटी का सारा सिस्टम देखना होता है, उस थर्ड पार्टी ने, तो वो एनुअल सिस्टम पे होता है, यानी कि वो आप पूरे साल के लिए वो आपके साथ लिंक्ड ही होता है। एडहॉक में आप शॉर्ट टर्म टेम्पररी बेसिस पे रखते हो, ठीक है। पार्शियल, दिस इज वेयर सम आईटी फंक्शंस आर आउटसोर्स्ड सच एज मेंटेनेंस और सपोर्ट बट अदर्स आर केप्ट इन हाउस बाय द ऑर्गेनाइजेशन। इसमें ये होता है पार्शियल में, आउटसोर्सिंग में, कि आप जो जो फंक्शन आउटसोर्स कर रहे हो उसका कुछ हिस्सा आउटसोर्स कर रहे हो, सारे का सारा नहीं कर रहे। मिसाल के तौर पर आपने वेबसाइट खुद बना दी, ठीक है, वेबसाइट आपने खुद क्रिएट कर दी, इंटरफेस आपने वेबसाइट का खुद बना दिया, लेकिन आपने कहा कि यार मेंटेनेंस और सपोर्ट कौन प्रोवाइड करेगा, थर्ड पार्टी प्रोवाइड करेगी, तो आपने सिर्फ मेंटेनेंस और सपोर्ट वाला पार्ट जो है वो आउटसोर्स किया। बाकी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जो है वो एडहॉक सिस्टम की तरह होता है, ठीक है। इसमें ये होता है कि आप कोई प्रोजेक्ट ऐसा आ रहा है, आप तो उस प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट जो है आप आउटसोर्स कर रहे हो थर्ड पार्टी सप्लायर को, ठीक है। तो एक प्रोजेक्ट आपके पास आया तो आपने 2 महीने का प्रोजेक्ट था, तो 2 महीने के लिए आपने वो आईटी रिलेटेड चीज उसकी जो है वो आपने आउटसोर्स कर दी, ठीक है। और वही एडहॉक ही होता है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में हम प्रोजेक्ट वाइज देखते हैं, एडहॉक में हम टेम्परेरी बेसिस पे रखते हैं लोगों को, ठीक है। अब फायदे क्या होते हैं, नुकसान क्या होते हैं आउटसोर्सिंग के, देख लेते हैं, ठीक है। अब ये लिखा हुआ है एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ आउटसोर्सिंग। एडवांटेज में सबसे पहले लिखा हुआ है द सप्लायर मे हैव स्पेशलिस्ट स्किल एंड नॉलेज दैट द ऑर्गेनाइजेशन मे लैक सच एज प्रोग्रामिंग। जब आप एक फंक्शन आउटसोर्स करते हो, देखो आउटसोर्स करने का मतलब मैंने आपको सबसे टॉप पे बताया है कि आप अपना जो है वो रिमूव कर देते हो और वो बाहर जो है वो आउटसोर्स कर देते हो, ठीक है। हमने ऊपर बात की कि आप जो काम पहले खुद करते थे आपने वो छोड़ दिया, अब आपने वो स्पेशलिस्ट को दे दिया, ठीक है। इसको आप कहते हो आउटसोर्सिंग। तो सप्लायर जो है बेसिकली मे हैव स्पेशलिस्ट, सप्लायर जो आपको सप्लाई कर रहा है सर्विसेज, may have specialist skilled and knowledge such knowledge that organization may lack such as programming।
ऑर्गेनाइजेशन जो काम पहले खुद कर सकती थी, हो सकता है उस ऑर्गेनाइजेशन के पास स्पेशलिस्ट लोग ना हो वो काम करने के लिए। तो आउटसोर्सिंग में आप जो है वो, क्योंकि आप आउटसोर्स कर रहे हो अपने फंक्शन को, तो आप वो स्पेशलिस्ट लोगों को दोगे, ठीक है। तो आप स्पेशलिस्ट लोगों को दोगे तो काम भी आपको क्या मिलेगा, अच्छा मिलेगा, ठीक है। तो सबसे पहला एडवांटेज ये होगा, सेकंड, outsourcing may operate on a fixed fee contract. This removes any uncertainty about how much the company will pay for its IT in the year. तो आउटसोर्सिंग का एक बेनिफिट ये बता रही है कि जिसको आप आउटसोर्स कर रहे हो, उसकी जो है वो, अगर टोटल बेसिस पे है, जिस बेसिस पे आपकी फिक्स फी होती है, उसकी आपको पता होता है क्या वो इसकी फिक्स फी चार्ज करेगा, तो आपके माइंड में होती है, तो अनसर्टेनिटी नहीं होती विद रिगार्ड टू फी, ठीक है। उसके बाद है, आउटसोर्सिंग में इम्प्रूव बिजनेस फ्लेक्सिबिलिटी, अलाउइंग द बिजनेस टू वेरी द लेवल ऑफ द वर्क एंड सप्लायर, द सप्लायर परफॉर्म्स डिपेंडिंग ऑन डिमांड। फ्लेक्सिबल बहुत है, डिमांड के हिसाब से आप सप्लायर रख सकते हैं। मिसाल के तौर पर अब आपका काम छोटा काम था, 1 महीने का काम था, ठीक है, 1 मंथ का काम था, तो आपने 1 मंथ के लिए हायर कर लिया। 3 महीने का काम था, आपने 3 महीने के लिए किसी की आईटी सर्विसेज हासिल कर ली, ठीक है। एक काम छोटा सा था, वो आपने मिसाल के तौर पर $200 का काम था, छोटा सा काम था, वो आपने उस हिसाब से आपने एजेंसी हायर कर ली, आईटी वाली, या जो भी आउटसोर्स काम है उसके लिए आपने हायर कर ली। एक काम $1500 का था, बड़ा काम था, उसके लिए आपने कोई बड़ी जो है जो एजेंसी है आईटी बेस, वो आपने हायर कर ली, उनको आपने आउटसोर्स कर दिया अपना आईटी रिलेटेड काम, ठीक है। तो फ्लेक्सिबल बहुत है, फ्लेक्सिबल विद रिस्पेक्ट टू वर्क, कि जिस तरह सप्लायर, जिस तरह आपका जो डिमांड है, कस्टमर की डिमांड है, उस हिसाब से आप आगे फर्दर जो है वो अपना जो आईटी रिलेटेड काम है वो थर्ड पार्टी जो है, जो हमें प्रोवाइड कर रही है, जो जिसको हम आउटसोर्स कर रहे हैं, वो आप उस हिसाब से उसको बता सकते हो, ठीक है। तो ये आपको बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी देता है। अगर तो आपका अपना डिपार्टमेंट होता है, डिपार्टमेंट के लोग होते हैं, उनको आपने हर महीने सैलरी दे रहे होते हैं, ठीक है, हर महीने की डिपार्टमेंट की कॉस्ट होती, ठीक है। लेकिन हो सकता है एक साल में आपके पास आईटी रिलेटेड काम कम हो, कुछ अरसे में आईटी रिलेटेड काम ज्यादा हो, लेकिन सैलरी तो स्टिल आपने देनी है ना, वो कॉस्ट तो आपकी इनकर हो रही है। लेकिन जब आप आउटसोर्स करते हो तो ये बेनिफिट होता है फ्लेक्सिबिलिटी का, कि जहां पर काम कम है आप कम पैसे दोगे, जहां पर काम कम ज्यादा है आप ज्यादा पैसे दोगे, जहां पर कम टाइम पीरियड के लिए काम है आप कम टाइम पीरियड के लिए हायर करोगे, जहां पर ज्यादा टाइम पीरियड के लिए काम है आप ज्यादा टाइम पीरियड के लिए हायर करोगे। तो ये बेनिफिट है बहुत बड़ा। उसके बाद है, द सप्लायर में बी मोर एफिशिएंट एट रनिंग द आईटी फंक्शंस फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, लीडिंग टू कॉस्ट सेविंग। तो ये वही वाली बात है कि अगर स्पेशलिस्ट आपने स्पेशलिस्ट हायर किया हुआ है, तो जाहिर सी बात है, स्पेशलिस्ट का मतलब ये है कि वो आपकी कॉस्ट सेविंग करेगा और एफिशिएंटली काम करेगा, ठीक है। उसके बाद इसके डिसएडवांटेजेस या ड्रॉबैक्स वो भी देखते हैं, ठीक है। It may be difficult to bring IT back in-house at later date as outsourcing often cause the loss of staff with specialist skill from organization। जब आप एक डिपार्टमेंट बंद कर देते हो, ठीक है, मिसाल के तौर पर अब हम ये टेक्नोलॉजी चेंज की बात करें ना, आपने 10 साल के लिए आपने आपका एक डिपार्टमेंट था, रन कर रहा था, और उस डिपार्टमेंट के लोग थे, आपने उनको निकाल दिया, जाहिर सी बात है आपने वो सारा सेटअप ही खत्म कर दिया। इन शॉर्ट में बात करता हूँ कि आपने वो सारा आईटी का सेटअप खत्म कर दिया, तो वापस उसको लाना बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। आउटसोर्सिंग जो है मे लीड टू ऑर्गेनाइजेशन बीइंग लॉक्ड इनटू अनफेवरेबल कॉन्ट्रैक्ट विद पुअर क्वालिटी सप्लायर। अगर आपके साथ स्कैम या फ्रॉड हो गया, यानी कि एक अनसेटिस्फैक्ट्री जो है कॉन्ट्रैक्ट आपका हो गया। अनसेटिस्फैक्ट्री का मतलब यह है कि जो बंदा जिसको आपने हायर किया, जिसको आपने आउटसोर्स किया है, वो जो था वो इतना स्पेशलिस्ट नहीं था, तो आप स्टिल उस सर कॉन्ट्रैक्ट में स्टक हो गए, उसने जो सर्विसेज आपको प्रोवाइड की वो अच्छी नहीं की, तो आपको नुकसान होगा, ठीक है। कॉन्फिडेंशियलिटी इश्यूज, ठीक है। आप जो है अपना जब डिपार्टमेंट जो है वो अपना जो एक डिपार्टमेंट आउटसोर्स करते हो, तो जाहिर सी बात है आप उसको अपनी इंफॉर्मेशन भी देते हो, तो कॉन्फिडेंशियलिटी इशूज होते हैं, ब्रीच का रिजल्ट, डाटा ब्रीचेस इशू होते हैं, ठीक है। वो आपकी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन का एक्सेस ले सकता है। और दूसरा एक ड्रॉबैक क्या है, यू कांट टेक कंपेटिटिव एडवांटेज, कांट टेक कंपेटिटिव एडवांटेज। जब आप टोटल थर्ड पार्टी पे रिलाय कर रहे होते हो, तो आप कोई अपना यूनिक सिस्टम, यूनिक आईटी सिस्टम क्रिएट नहीं कर रहे, यानी कि एक देखे ना, हर ऑर्गेनाइजेशन का जो है अपनी एक वेबसाइट्स होती हैं, अपना सारा सेटअप होता है, अपने वो आईटी पे सॉफ्टवेयर बनाते हैं। जब आप पूरा रिलाय कर रहे हो थर्ड पार्टी पे, तो आप अपना कुछ यूनिक जनरेट नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसकी वजह से आपको कंपेटिटिव एडवांटेज नहीं मिलेगा, ठीक है, कंपेटिटिव एडवांटेज नहीं मिलेगा। आपका कंपेटिटर हो सकता है कि वो उसने अपना सारा सेटअप रखा हो, वो उस पर वर्क कर रहा हो, सही करके यूनिक एक सिस्टम, अपना यूनिक सॉफ्टवेयर डिजाइन कर रहा हो,
कस्टमर इंटरफेसेस बना रहा हो, लेकिन आप क्योंकि पूरा थर्ड पार्टी पर रिलाई कर रहे हो, तो आप उस चीज की तरफ फोकस नहीं करोगे, अपनी एक यूनिकनेस आप पे नहीं आएगी, तो आप कंपेटिटिव एडवांटेज लूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये थे कुछ बेनिफिट्स और कुछ ड्रॉबैक्स आपके आउटसोर्सिंग के। ठीक है, उसके बाद पहली चीज तो हमने देख ली कि ऑर्केस्ट्रा स्ट्रक्चर पे क्या इम्पैक्ट होता है, दूसरी चीज है कि प्रोडक्ट्स पे या प्रोडक्ट डेवलपमेंट में क्या इम्पैक्ट होगा। ठीक है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस अलाउ मेनी प्रोडक्ट्स टू बिकम इंक्रीजिंगली मोर सोफिस्टिकेटेड। टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट की वजह से प्रोडक्ट्स जो है वो आपके सोफिस्टिकेटेड कॉम्प्लेक्स होते जा रहे हैं, फीचर्स कैरेक्टरिस्टिक्स उनमें इजाफा होता जा रहा है, तो आपने अकॉर्डिंगली उसको लेकर चलना है। जैसे मोबाइल फोन्स जो हैं आजकल वो हर लिहाज से, चाहे वो डिस्प्ले हो, चाहे वो सॉफ्टवेयर हो, चाहे वो प्रोसेसर हो, ठीक है, चाहे उसका कैमरा हो, चाहे उसकी लुक्स हो, चाहे उसका डिजाइन हो, ठीक है, चाहे फीचर्स हो, तो वो इंक्रीजिंगली जो है वो बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, कॉम्प्लेक्सिटीज उसमें आती जा रही है। ठीक है, तो प्रोडक्ट्स भी जो आप बनाएंगे, जो आप बना रहे हैं, वो आप टेक्नोलॉजी के हिसाब से बनाएंगे। न्यू टेक्नोलॉजी कैन लीड टू द एमर्जेंस ऑफ सब्स्टिट्यूट्स। नई टेक्नोलॉजी की आने की वजह से सब्स्टिट्यूट्स उसके आ जाएंगे। ठीक है, मिसाल के तौर पर उन्होंने यहाँ पर मिसाल दी है कि पहले लोग सिनेमा में जाकर मूवी देखते थे, लेकिन अब क्योंकि वीडियो आ गई है, अब तो बता मोबाइल फोन्स पे, लैपटॉप्स पे घर बैठ के मूवी देख लेते हैं। ठीक है, तो सिनेमा के बिजनेस पे इफेक्ट पड़ता है और पड़ रहा है। ठीक है, सम इंडस्ट्रीज हैव सीन देयर बिजनेस मॉडल कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म। कुछ इंडस्ट्रीज है जिनकी अपने, एक मिनट जरा, अच्छा हम कहाँ पर थे, सही है, थर्ड पॉइंट था। Some industries have seen their business model completely transformed. E.g., online banking has reduced barriers to entry, allowing supermarkets, among others, to move into banking. तो वो कह रहा है कि टेक्नोलॉजी में चेंज की वजह से जो कई बिजनेस, कई इंडस्ट्रीज है, उनके बिजनेस मॉडल कंप्लीटली क्या हो गए, ट्रांसफॉर्म्ड हो गए। मिसाल के तौर पर पहले जो है, अगर आपको कैश चाहिए होता था, ठीक है, तो आप क्या करते थे, कैश लेने के लिए चेक होता था, चेक आप जाके बैंक में देते, कैश कलेक्ट करने के लिए आप बैंक पे जाते थे। ठीक है, वहां से आप पैसे लेते थे। ठीक है, और पैसे आपके पास होते थे तो फिर आप बेसिकली सुपरमार्केट में एंटर करते थे, कोई चीज देते थे। इन शॉर्ट, पहले आपको सारी डीलिंग्स कहाँ पर करनी पड़ती थी, और डीलिंग्स कहाँ करनी पड़ती थी, कैश में करनी पड़ती थी। ठीक है, तो अब ऑनलाइन बैंकिंग के आने की वजह से आपकी सुपरमार्केट्स या शॉप्स में जो बैरियर्स है वो रिड्यूस हो गए। अब आप जो है अपने डेबिट कार्ड के थ्रू इजीली पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब आपको ये कंसर्न नहीं है कि यार मुझे कैश जाके पहले बैंक से लाना पड़ेगा, ठीक है, जो मैंने बैंक में पैसे जमा कराए हैं वहां से मुझे कैश निकालना पड़ेगा। अब मिसाल के तौर पर आप एटीएम भी आ गया, ठीक है, एटीएम से आपको बैंक में जाके लाइनों में एटीएम के आने की वजह से अब आपको बैंक में जाना नहीं पड़ेगा, लाइनों में नहीं लगना पड़ेगा पैसे निकलवाने के लिए। ठीक है, आप सीधा एटीएम में कार्ड डाल के पैसे निकलवा सकते हैं। ठीक है, और अब तो आप डायरेक्टली जो है अपने डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड के थ्रू डायरेक्ट पेमेंट्स कर सकते हैं। ठीक है, आप सुपरमार्केट में जाए पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, वो यही कह रहा है कि ऑनलाइन बैंकिंग के आने की वजह से जो आपकी सुपरमार्केट्स में एंट्री जो है वो, उसके ऊपर जो बैरियर्स थे वो कम हो गए। क्यों? क्योंकि अब आपको ये चीज पहले ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी कि कैश लेने के लिए बैंक जाना पड़ता था, बैंक में लाइनों में लगना पड़ता था, पैसे लेके तो फिर आपको वापस जाना पड़ता था, किसी भी पर्पज के लिए आपने कैश अगर यूज करना है। लेकिन अब क्योंकि हर जगह पे पेमेंट्स वाया डेबिट कार्ड हो जाती हैं, तब आपको बैरियर्स फेस नहीं करने पड़ते। तो देखें, अब जो ऑनलाइन बैंकिंग जो है, अब जो जितने भी बैंक है सब के सब आजकल क्या कर रहे हैं, ऑनलाइन बैंकिंग कर रहे हैं। तो उनका जो बेसिस मॉडल है वो कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म्ड हो गया। ठीक है, उसके बाद है कस्टमर सपोर्ट इज ऑफन प्रोवाइडेड बाय कॉल सेंटर्स इन कंट्रीज वेयर वेज रेट्स आर लो। क्योंकि कम्युनिकेशन इंप्रूव हो गई है। अब ये हो गया कि अब टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है कि आप ऑनलाइन ही आप सारा कुछ कर सकते हो। तो जो कंट्रीज हैं वो अपने जो बेसिकली चीजें हैं वो आउटसोर्स कर देते हैं। जैसे यहाँ पर उसने क्या, कस्टमर सपोर्ट, और पाकिस्तान में ये चीज बड़ी कॉमन है कि पाकिस्तान में जितने भी जो कस्टमर केयर सर्विसेज होती हैं वो सारी मोस्टली 70% बाहर की ही होती है। ठीक है, यूके बेस होगी, आपकी यूएस बेस होगी, और यहाँ से ऑपरेट करके जो है ना, वहाँ के जो कस्टमर जो कंप्लेंट्स कर रहा होता है तो लोग यहाँ से सुन रहे होते हैं। ठीक है, तो देखें ना, टेक्नोलॉजी में चेंज की वजह से आपकी सर्विसेज पे भी फर्क पड़ता है। अगर मिसाल के तौर पर कस्टमर सपोर्ट एक सर्विस है ना, सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं, तो फर्म्स क्या करती हैं कि वो अपने जो कस्टमर सपोर्ट जो है वो आउटसोर्स कर देती हैं ऐसी कंपनीज में जहाँ पर वेज रेट लोअर होता है, तो उनको कॉस्ट सेव होती है। ठीक है, however some firms have reinstated call centers into their home countries after concerns over customer care। लेकिन ये है कि अब काफी कंट्रीज ऐसी होती हैं कि वो, अगर तो उन्हें कंसर्न हो कि यार जो कस्टमर केयर हमने आउटसोर्स किया बाहर, अपने बाहर किसी कंट्री वालों को हमने आउटसोर्स की, अगर वो लोग ठीक काम नहीं करे तो उनको दोबारा रीइंस्टेट करनी पड़ सकती है। ठीक है,
तो ये टेक्नोलॉजी का ये इम्पैक्ट होता है उन चेंजेस इन प्रोडक्ट्स या सर्विसेज, अगर आप सर्विस प्रोवाइडर हो। प्रोडक्शन प्रोसेस पे सिंपल सा इम्पैक्ट है कि जो प्रोडक्शन प्रोसेस में जहां पर पहले मैन इन्वॉल्व होता था, वहां पर अब ऑटोमेटेड प्रोडक्शन लाइंस और रोबोट्स इन्वॉल्व है। ठीक है, आईटी सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं जो आपको खुद आपको शेड्यूलिंग करके देते हैं, आपकी प्रोडक्शन को मॉनिटर करते हैं। ठीक है, आपको बताते हैं अगर डेंजरसली लो आपके इन्वेंट्री लेवल्स हैं। ठीक है, क्वालिटी कंट्रोल के बारे में आपको बताते हैं। ठीक है, तो आईटी सिस्टम्स और ऑटोमेशन जो है इन प्रोडक्शन प्रोसेस, इन्होंने टेक ओवर कर लिया आज की इंडस्ट्रीज को। वेस्ट में जो है वो जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं, वो उनकी जो प्रोडक्शन लाइंस है, असेंबलिंग जो होती है, ठीक है, वो सारी ऑटोमेटेड होती है। ठीक है, प्रोडक्शन प्रोसेस भी हमारे कंप्लीटली चेंज हो गए हैं, ह्यूमन की इन्वॉल्वमेंट कम हो गई है, आईटी सॉफ्टवेयर और ऑटोमेटेड प्रोडक्शन लाइंस की इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा हो गई है। फिर टेक्नोलॉजिकल चेंज का मार्केटिंग में क्या इम्पैक्ट होता है, एज वेल एज द प्रोडक्ट इश्यूज मेंशन्ड अबव, टेक्नोलॉजी हैज अफेक्टेड ऑल पार्ट्स ऑफ मार्केटिंग फंक्शन। टेक्नोलॉजी ने जो है मार्केटिंग को भी कंप्लीटली चेंज कर दिया। ठीक है, पहले मार्केटिंग जो है आपको डोर टू डोर जाके करनी पड़ती थी, एडवर्टाइजमेंट होती थी, बैनर्स होते थे, अब भी आप करते हैं लेकिन अब उसकी नेसेसिटी कम हो गई है। ठीक है, किस क्या क्या चीजों में इफेक्ट हुआ है, सबसे पहले प्राइसिंग में। Many retailers monitor competitors' prices to ensure that they are not being undercut. Most price war schemes are IT based. अब आपके आईटी सॉफ्टवेयर होते हैं जिसमें इंफॉर्मेशन सारी होती है कि आपका कंपेटिटर जो है वो प्रोडक्ट की क्या प्राइसेस चार्ज कर रहा है। ठीक है, और वो आपको ये भी बता देता है कि यार प्राइस सेंसिटिविटी भी बता देता है कि अगर आप प्राइस जो है अगर ज्यादा कम करोगे तो क्या आपको नुकसान हो सकता है। ठीक है, कितनी सेल्स आपकी इफेक्ट हो सकती है, या प्राइसेस प्राइसेस अगर आप कम करोगे तो नुकसान ही होगा ऑब्वियसली। अगर एक हाथ से ज्यादा कम करोगे, अगर एक हाथ से ज्यादा करोगे तो तब भी कस्टमर आपसे वो चीज लेगा नहीं। तो आईटी बेस्ड चीजें जो है ना अब आपको ये बता रही होती हैं। ठीक है, वो कंपेटिटर्स की प्राइसेस को मॉनिटर कर रही होती हैं, तो वो आपको एक प्राइसिंग का भी आइडिया दे देती है। प्रमोशन, ठीक है, आप टेक्नोलॉजी में आने की वजह से प्रमोशन जो है वो कन्वेंशनल नहीं रही, अब आप वेबसाइट्स के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू जो है आप जो है वो प्रमोशंस करते हो। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो अब आपकी आसान हो गई है। आप पहले एक स्पेसिफिक रीजन पे बाउंड होते थे, जैसे अगर एक इस्लामाबाद में एक आउटलेट है, ठीक है, या इस्लामाबाद में एक रिटेलर है, अब वो इस्लामाबाद पिंडी के लोग उसके पास आते हैं, ट्विन सिटीज के लोग उसके पास आते हैं। लेकिन अब ऑनलाइन सिस्टम्स आ गए, टेक्नोलॉजी आ गई, उसने अपनी एक वेबसाइट बना दी। ठीक है, वेबसाइट पर उसने अपने प्रोडक्ट्स की डिटेल डाल दी। ठीक है, डिलीवरी पार्टनर उसने अपना एक रख लिया, तो जो बंदा कराची में बैठा है उसको उसकी उस आउटलेट से चीज चाहिए तो वो मंगवा लेगा। तो डिस्ट्रीब्यूशन में भी आपका इशू नहीं है। यार ये तो मैंने कंट्री लेवल पे बात करती है, अमेजोन आपके सामने ऑपरेट कर रहा है, तो वो डिस्ट्रीब्यूशन को उसने एक नेक्स्ट लेवल पे ले आया है कि आप जो है ऑल ओवर द वर्ल्ड कस्टमर्स, आपकी रेंज ऑल ओवर द वर्ल्ड चली गई है। ठीक है, बाकी मार्केट रिसर्च में जो है टेक्नोलॉजी ने आपको बड़ा बेनिफिट दे रहा है कि कस्टमर डेटाबेसेस बने होते हैं। ठीक है, बिग डाटा एनालिटिक्स हम पढ़ेंगे, उसके बारे में बात करेंगे कि कस्टमर की जो प्रेफरेंसेस होती हैं उनको जो है वो डेटाबेस में वो प्रेफरेंसेस जा रही होती हैं कि कस्टमर जो है, मिसाल के तौर पर मैं मोबाइल यूज कर रहा हूँ, ठीक है, अब जैसे फेसबुक मार्केटिंग होती है, अब अगर मैं कोई चीज के बारे में रिसर्च कर रहा हूँ, मिसाल के तौर पर अगर मैं किसी सेलफोन के बारे में रिसर्च कर रहा हूँ, तो मैं जो भी चीज खोलूंगा, जो मुझे एडवर्टाइजमेंट्स आएंगी, वो उस सेलफोन से रिलेटेड ही होंगी। ठीक है, तो ऐसे ही जो है मार्केट रिसर्च जब आप करती हो तो कस्टमर जो है, जो उसकी प्रेफरेंसेस होती है, उसका पूरी लिस्ट होती है कि यार कस्टमर इस चीज को, इस प्रोडक्ट को प्रेफर कर रहा है। ठीक है, तो आपकी मार्केट रिसर्च भी टेक्नोलॉजी में चेंज की वजह से उस पर भी एक इम्पैक्ट आता है, और ये एक पॉजिटिव इम्पैक्ट है कि अब आप कस्टमर्स को ज्यादा अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हो। ठीक है, बाकी ये तो हमने बात की कि बिजनेस पे क्या टेक्नोलॉजी का इफेक्ट होता है, टेक्नोलॉजी का सोसाइटी में क्या इफेक्ट है, तो वो सब हमारे सामने है। हमने जो इंडस्ट्रियल एज थी, जो ओल्ड एज थी, उसको बहुत पीछे छोड़ दिया है। ठीक है, ई कॉमर्स जो है वो आ गया है, ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग होती है, ऑनलाइन ऑर्डरिंग होती है प्रोडक्ट की, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन हम ऑनलाइन करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज ऑनलाइन हो जाता है, घर से बैठ के हम शॉपिंग करते हैं, घर से बैठ के हम बैंकिंग करते हैं, घर से बैठ के हम सीखते हैं, घर से बैठ के हमारा एंटरटेनमेंट हो गई है, टेली कॉम्यूटिंग, टेली वर्किंग हो गई है। ठीक है, तो देखिए अब हम लोग इंटरनेट्स के आने की वजह से, टेक्नोलॉजी के आने की वजह से अब हम लोग जो है वो घर से बैठ के सब कुछ कर सकते हैं। ठीक है, तो सोसाइटी में भी जो है ये चेंज आ रहा है कि लोग आज प्रेफर करते हैं खुद जाके कुछ चीज लाने से बेहतर है कि वो ऑर्डर करते हैं और उनके डोर तक पहुंच जाए। ठीक है, तो इसकी वजह से कुछ इंडस्ट्रीज जो है वो बिल्कुल क्या हो जाएंगी, डिसअपेयर हो जाएंगी, लेकिन न्यू वंस इमर्ज हो जाएंगी जो कि टेक्नोलॉजी के साथ कोप अप करेंगी। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट के पैटर्न चेंज हो जाएंगे। अब इन्होंने कहा फॉर एग्जांपल सेल्स स्टाफ एंड रिटेल जॉब्स कुड बी रिड्यूस एज होम शॉपर्स ऑर्डर डायरेक्टली फ्रॉम सेंट्रलाइज्ड वेयरहाउस, कि अब जो सेल्स स्टाफ है आपका और जो रिटेल्स की जॉब्स हैं उनकी रिक्वायरमेंट आपकी कम हो जाएगी, क्योंकि लोग
जो है अगर वो ऑनलाइन ऑर्डरिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो उनको, उन्होंने तो ऑनलाइन ऑर्डर करना है, शॉप पे तो उन्होंने जाना नहीं है, तो आपको शॉप पे जो स्टाफ है उसकी जरूरत नहीं होगी, ठीक है। बाकी जो न्यू टेक्नोलॉजिकल रिलेटेड जॉब्स हैं जो वो क्रिएट होंगी, जैसे फ्रीलांसिंग में आजकल ज्यादातर काम जो है वो आईटी बेस्ड ही होता है। लोग आईटी बेस्ड काम ही बाहर से करवा रहे होते हैं, उन्होंने कोई एनिमेशन करवानी होती है, कोई वीडियो एडिटिंग करानी होती है, कोई एडवर्टाइजमेंट बनानी होती है, तो वो ऑनलाइन ही जो है प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल है फ्रीलांसिंग के, फाइवर के थ्रू जो है वो करते हैं, ठीक है। तो टेक्नोलॉजी ने जो है वो सोसाइटी को भी एज अ होल चेंज कर दिया। तो ये था हमारा कि इसमें हमने आज की क्लास में ये हमने डिस्कस किया कि टेक्नोलॉजी जो है वो कैसे जो है अफेक्ट करती है बिजनेस को, ठीक है। और वो बिजनेस जो कि टेक्नोलॉजी के साथ कोप अप करते हैं वही सक्सेसफुल होते हैं, और जो बिजनेस नहीं कर पाते टेक्नोलॉजी के साथ कोप अप, तो उनके सक्सेस रेट्स